molecular orbital अरे यार molecular orbital theory लाइन ठीक है चलो कोई नहीं चले भाई फिर बताओ भाई do you guys remember atomic structure the fundamentals we studied especially after the implication of quantum theory the facts that electrons exact position and momentum cannot be basically simultaneously justified then the need of the probability concept ये तो मैंने सब explain अच्छे से कर दिया था ना that the main thing that defines the entire modern chemistry is basically the is basically based on two of the concrete theories like first is your Schrodinger equation and the second thing is Heisenberg's uncertainty principle and more or less Heisenberg's uncertainty this Schrodinger equation is based itself on basically dual nature of particle right so हाँ यार मयंक तो बताओ भाई क्लियर है याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा that electron can be either treated as wave or a particle whatsoever phenomena you are dealing with it depends on that right so अब मुझे एक बात बताओ कि इतना सबको पता है कि नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव है इलेक्ट्रॉन इज अ वेव जल्दी बताओ सबको क्लियर है इलेक्ट्रॉन इज अ वेव मतलब इट इज अ पार्टिकल आल्सो इट इज आल्सो अ वेव by this what I mean to say is that electron can be considered as a wave so is a wave also clear good ठीक है तो इलेक्ट्रॉन इज अ वेव आल्सो अब इलेक्ट्रॉन अब देखो अगर कोई वेव है तो वेव को कैसे रिप्रेजेंट करते हो अगर कोई इलेक्ट्रॉन वेव है तो वेव को तुम कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हो वेव इज रिप्रेजेंटेड अब देखो वेव को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका तो होता है बेटा मैथमेटिकली और एक तरीका होता है ग्राफिकल बताओ अरे भाई किसी वेव को कैसे रिप्रेजेंट करते हो बताओ वेव को रिप्रेजेंट करने का ग्राफिकल मेथड क्या है ये एम्पलीट्यूड इधर क्या होता है एम्प और इधर क्या होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है और इधर आप क्या दिखाते हो वेव ऐसे दिखाते हो कि नहीं नहीं इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहा बट वो जस्ट फ्यू ऑफ द टर्मिनोलॉजीज एंड थोड़ा थोड़ा ड्रामेबाजी भी तो करनी पड़ती है बताओ सो एम्प यानी एम्पलीट्यूड वर्सेस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन अ टिपिकल वेव ऐसे ही तो दिखाते हैं ग्राफिकली और मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन known as a wave function जिसको हम शाई से डिनोट करते हैं बताओ इतना हर बच्चे को समझ आया इलेक्ट्रॉन एक वेव है और इलेक्ट्रॉन के इस वेव नेचर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली बाय अ वेव इक्वेशन जो शाई इज इक्वल्स टू सम सम बेसिकली यहाँ पे कुछ होगी इक्वेशन उसकी साइन की हो सकती है कोसाइन की वो हमारा हेडेक नहीं है बट एक वेव इक्वेशन जिसके मेन जैसे एफ एक्स मेन फंक्शन होता है ना वैसे ही वेव फंक्शन कैसा होता है शाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफिकली ऐसे नॉर्मली हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ठीक है अब मुद्दे की बात यह है कि हमें ये चीज पता है कि जो बेसिकली जो ऑर्बिटल होता है एटॉमिक ऑर्बिटल वो क्या होता है देखो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल इज बेसिकली द थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम where probability
ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ऐसे लिखो वेयर ओवरऑल प्रोबेबिलिटी of finding electron, probability of finding electron is max या is 1। अरे 1 ही तो मैक्स होता है प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम 0 होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम लिखते हो ना, orbital is a three-dimensional space where the probability of finding electron is maximum. So by that we can also write it as the sum of the overall probability in that three-dimensional volume should be equal to 1। फर्क सिर्फ इतना है कि सपोज इस वॉल्यूम में ये एक 1s ऑर्बिटल है सपोज, तो ये एक वॉल्यूम है, इसका मतलब न्यूक्लियस के अबाउट, जहां पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी उसकी रेस्पेक्टिवली इस पॉइंट पे ज्यादा है, इस पॉइंट पे थोड़ी कम है, इस पॉइंट पे और ज्यादा है, इस पॉइंट पे थोड़ी थोड़ी है। लेकिन जब ओवरऑल हम इस पूरे 1s ऑर्बिटल को देखेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। इंटीग्रेट कर दोगे। सर व्हाट डज द एमओटी डील विद एंड व्हाट डू, अभी समझ आएगा बेटा देवांग, ठीक है। तो बताओ पहले टोटल प्रोबेबिलिटी, ऑर्बिटल की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आएगी कि नहीं आएगी, बताओ बताओ, क्लियर होगा, चलेगा, बताओ। मेरे नहीं बन पाते हैं पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अरे कोई टेंशन नहीं है, ये सब तो चलता रहता है, ठीक है। चलो अब देखो एटॉमिक ऑर्बिटल, अब देखो वीबीटी हमने पढ़ी थी, वीबीटी क्या बोलता था, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैज, ये मैंने तुम्हें लिखवाया भी था, एक होते हैं कोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स और वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और वीबीटी क्या बोलती थी, एज पर वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ओनली वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस या पार्टिसिपेट्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इसमें विद या फिर विदाउट हाइब्रिडाइजेशन वो हम पढ़ चुके हैं कि कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, बहुत सारे ड्रैगो कंपाउंड टाइप के होते हैं जहां हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। ये सब क्लियर है कि नहीं है वीबीटी का फंडा, बताओ। यही तो है शॉर्टकट बेटा, राजकिशोर बता तो दी कि वीबीटी के अकॉर्डिंग सिर्फ वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, और वो हाइब्रिडाइज भी हो सकते हैं, अनहाइब्रिडाइज भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द सेंट्रल एटम एंड द सराउंडिंग एटम्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है। बट मेन बात ये है कि बट वी जो एमओटी है ना, एमओटी ये बोलता है ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स combine with combines सारे, मतलब वीबीटी क्या बोलता है, वीबीटी बोलता है कि सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, ठीक है, ओके, सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं विद अ कंडीशन, विद अ कंडीशन। कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन है पहली, कंबाइनिंग atomic orbital AOs must have comparable energy। पहली बात तो जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल आप कंबाइन करोगे, चाहे वो वैलेंस हो चाहे वो कोर के हो, जैसे कार्बन के केस में हमने पढ़ा था कि कार्बन के केस में 1s होता है। बेटा दिवांग बस 2 मिनट रुक जा, तेरे को धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो जैसे तुम्हारा क्या होता था, मैं क्या बोल रहा था मैं भूल गया, जैसे कार्बन होता है
तो जब हम जैसे पढ़ते थे कार्बन का CH4 पढ़ते थे तो हम कहते थे कार्बन का 2s और 2p आपस में हाइब्रिडाइज करके बॉन्डिंग कर लेता है, लेकिन 1s का जिक्र नहीं करते थे कि उस 1s में क्या फर्क पड़ रहा है। कोई बात नहीं सूरजो, ठीक है, उस 1s में क्या फर्क हो रहा है, 1s का होगा क्या, कुछ नहीं पता हमें, और हमने कभी डिस्कस भी नहीं किया VBT में। लेकिन MOT में वो बोल रहा है कि 1s भी कंबाइन करेगा, लेकिन कंबाइन उसके साथ करेगा जिसके साथ उसकी एनर्जी कंपेरेबल होगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, combining atomic orbitals must have proper orientation with respect to each other। मतलब कि कंबाइन करते टाइम उनकी ओरिएंटेशन एक दूसरे के कॉम्बिनेशन को सपोर्ट करे। ऐसा ना हो कि ओरिएंटेशन एक की कहीं है और दूसरे की कहीं है और तुम सोच रहे हो वो कंबाइन कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो वही ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे जो एनर्जेटिकली और सिमेट्रिकली एक दूसरे के साथ रेजोनेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। बताओ भाई, बढ़िया स्टार्टिंग भैया। ये क्या किया आपने फिर? अरे उषसी बालू का क्या ही है यार, फिर बढ़ जाएंगे। बताओ, समझ आया इस बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज? थैंक्स सुभाश्री, पहले बहुत गालियां खाई है मैंने इस हैंड राइटिंग में। बताओ क्लियर हुआ ये जो पीछे लिखा है? बताओ भाई, दिख रहा है तो बढ़िया है, फिर चले। ठीक है, तो अब देखो, अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ। अब देखो, अभी एक दिवांग करके बच्चा पूछ रहा था कि एमओटी की जरूरत क्या है, तो वाई एमओटी इज नीडेड। एग्जाम्पल बहुत सारे दिए जा सकते हैं, बट मैं समझता हूं ऐसे कि एक रिएक्शन है बड़ी मशहूर कि जब हम मीथेन को क्लोरीन के साथ लाइट में हीट कर, मतलब लाइट में यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट या बेसिकली यूवी लाइट में जब हम उसको Cl2 के साथ ट्रीट करते हैं तो वो मिथाइल क्लोराइड बना लेता है CH3Cl। आई डोंट नो तुम में से कितने बच्चों ने रिएक्शन देखी होगी, बट ये रिएक्शन एक है, बड़ी जानी मानी रिएक्शन है। अभी बेटा समझ आएगा दिवांग, टेंशन मत ले, थोड़ा सा बस, तेरे सारे सवालों के जवाब मेरे पास हैं, ठीक है, तू टेंशन मत ले। ठीक है, तो CH4 CH3Cl बना लेता है ना। अब देखो CH4 क्या है, ये है, और तुम्हें याद है एमओटी से हमने से कैसे बना, VBT से हमने से कैसे बताया था? क्या तुम्हें याद है VBT से हमने इसकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कैसे किया था? VBT से कि कार्बन है, कार्बन अपने 2s और 2p ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करा के इक्वल एनर्जी पे ले आता है, इक्वल ज्योमेट्री पे ले आता है, और उसके बाद फिर हाइड्रोजन अपने अपने 1s ऑर्बिटल को एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करा लेते हैं। यही तो बताया था, यही तो बताया था। बताओ। अब लेकिन मुद्दे की बात यह है कि एज पर VBT जो मीथेन है इज परफेक्टली स्टेबल। क्यों? बिकॉज all 4 hydrogens have doublets and carbon has complete octet. Also, the tetrahedral geometry at 109.5 degree angle makes molecule
ज्योमेट्रिकली स्टेबल। तो केमिकली स्टेबल भी है क्योंकि ऑक्टेट पूरा है कार्बन का और डुप्लेट पूरे हाइड्रोजन के, देख लो ना। और ज्योमेट्रिकली भी स्टेबल है क्योंकि ठोक बजा के हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो रिलेटिव एंगल है सबका बराबर हो गया, रिपल्शन मिनिमाइज हो गया एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ VSEPR थ्योरी। तो मुद्दा यह है कि वाई स्टिल CH4 reacts। कोई चीज रिएक्ट कब करती है? जब वो थोड़ी अनस्टेबल हो या हाई एनर्जी पे हो। बताओ, बात है कि नहीं? अगर कोई चीज रिएक्ट कर रही है तो इसका क्या मतलब है कि उसके अंदर कोई हाई एनर्जी का सोर्स है जो उसे अनस्टेबल कर रहा है। बताओ, हाँ या ना? पूरे एटम में जो रिएक्टिविटी है वो किस पार्टिकल पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन पे। तो जब मैं बोल रहा हूं कि एक कोई मॉलिक्यूल है जो रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनस्टेबल हैं। अरे यार तुम खुद बताओ ना, अगर ये CH4 यहां रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि मीथेन में कहीं ना कहीं ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल है। और अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि हाई एनर्जी पर है। और होते कहां है? ऑर्बिटल्स में। तो इसका मतलब कि मीथेन में कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो अनस्टेबल हैं और हाई एनर्जी के हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो वो रिएक्ट कर जाते हैं। बताओ, बात बराबर? बोलो भाई, मजा आ रहा है? पूरी क्रोनोलॉजी बताओ। ठीक, चलो बढ़िया। तो अब मुद्दा ये है कि मीथेन रिएक्ट कैसे कर रहा है, ये हमें बताएगी MOT। सो MOT कैन एक्सप्लेन इट। तो बेटा, एक बच्चे का जिसका डाउट था कि एमओ की जरूरत क्यों पड़ी, अब समझ आ रहा है धीरे धीरे कि एमओ की जरूरत क्यों पड़ी। तो MOT कैन एक्सप्लेन इट हाउ? बाय LCAO मेथड, जिसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ। जब मैं लीनियर बोल रहा था तो लीनियर में आर एग्जैजरेट हो रहा था अपने आप, लीनियर देखोगे तो ध्यान से। तो मैंने कहा तू एक काम कर, तू एक बार पूरा एग्जैजरेट करके ही बोल ले। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एओस, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। भैया पंजाबी लीनियर, अरे बिल्कुल। अच्छा, इसके आर्ग्यूमेंट में ये नहीं कहा जा सकता कि ज्यादा एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए, मतलब अनस्टेबल हो गए इस वजह से। एग्जैक्टली मोहम्मद, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि इलेक्ट्रॉन को अगर एक्साइट कर रहे हो तो कहां जा रहा है इलेक्ट्रॉन? कोई अनस्टेबल ऑर्बिटल तो होना चाहिए ना। तूने तो खुद ही सही बात बोल दी, वो सही है, लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहां जाएगा? हवा में थोड़ी रुकेगा, कोई ना कोई। वही अगेन बात आ गई ना, जब तक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो किसी ना किसी डिजेनरेटेड स्टेट में तो होगा ना बेटा, हवा में तो तैरेगा नहीं। तो अगर एक्साइट होके कहीं जा रहा है तो जहां जाने से उसकी एनर्जी स्टेबल हो रही, मतलब अनस्टेबल हो रहा है, जहां वो एनर्जी हाई है, उस चीज को जहां वो रुकेगा ऑर्बिटल ही तो बोलोगे, और वो ऑर्बिटल कम से कम डिस्टेबल होगा, थोड़ा हाई एनर्जी पे होगा तभी तो यानी कि वही बात आ गई घुमा फिरा के। बताओ, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब देखो MOT, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ऐसा कुछ बोलती है इन सिंपलर वे। वो कहती है सपोज कोई एटॉमिक ऑर्बिटल 1 है, लेट अस सपोज, या और सिंपलर अप्रोच की बात करें तो ये बोलती है कि इफ सेज, इफ
n atomic orbitals combine, then n/2, या फ्लो चार्ट में ज्यादा आसान होता है, ऐसे लिख लो, if n atomic orbital combine, वीबीटी यही काम नहीं कर पा रहा था, वीबीटी सोच ही नहीं पा रहा था कि डिस्टेबलाइजेशन जैसा भी कुछ हो सकता है, तो एमओटी ने बोला कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होते हैं तो n/2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं आर स्टेबलाइजिंग, यानी कि उनकी जो एनर्जी होती है लेस देन एवरेज एटॉमिक ऑर्बिटल्स एनर्जी। अरे एटॉमिक ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल जो भी आ रहा है पार्टिसिपेशन में, उनकी जो एवरेज एनर्जी होगी उससे कम होगा तभी तो स्टेबल होगा ना भाई। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके H2 बना रहे हैं और वो स्टेबल है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में अब पड़े हैं H2 में, उसकी एनर्जी H के इंडिविजुअल हाइब्रिड ऑर्बिटल से नीचे है। और अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन जिस एटॉमिक ऑर्बिटल में H2 में पड़ा है, इसका मतलब कि उसकी एनर्जी नॉर्मल एवरेज H एटॉमिक ऑर्बिटल से ऊपर है। तो यानी कि n/2 जो होते हैं वो स्टेबलाइजिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिनकी एनर्जी एवरेज एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से कम होती है, यानी कि स्टेबिलिटी ज्यादा। और n/2 जो होते हैं वो बेटा क्या होते हैं, आर डीस्टेबलाइजिंग ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है एवरेज एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से। बताओ, बात समझ आई? उषसी क्या नहीं समझी बेटा, बताओ। अभी धीरे धीरे समझ जाओगे, थोड़ा तो सब्र रखो। n/2 कुछ, अबे अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं टोटल, तो 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से 2 बॉन्डिंग होंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग, वो छोड़ो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, मतलब 2 लोअर एनर्जी के होंगे एवरेज एनर्जी से कम वाले, और 2 हाई एनर्जी के होंगे। हाँ साक्षी मैं बता रहा हूँ, टेंशन न ले, अभी समझ में आ जाएगा। बाकी बच्चों को ये चीज समझ आई क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। और कई बार ऐसा होता है, मान लो कि ऑड नंबर है, n जो है वो ऑड है, n देखो, n जब ऑड होगा, जब n इवन होगा 10 12 15 ऐसे करके 10 12 16 ऐसे करके, तो आधे आधे n/2 में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर n जो है, हाँ बेटा अभिनंदन करूंगा, n अगर इवन होगा, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, n अगर इवन होगा तो आधे आधे में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, n/2 में, तो आधे लो एनर्जी आधे हाई एनर्जी। लेकिन अगर मान लो n कुछ ऐसी टर्म है जो ऑड है, जैसे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, तो हमेशा एक कम कर दो, फिर वो इवन बन जाएगा, ठीक है, इवन बन जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं समझदारी की, जब एक बच्चा बोल देता है ना कि सर रिपीट कर दो तो तुम लोग अपना टाइम और अपनी एफर्ट बचा सकते हो, क्योंकि मैं उस टाइप का टीचर नहीं हूं जो तब तुम्हें रिपीट करके बताएगा जब 10 बच्चे कम से कम मुझे लिख के भेजेंगे कि सर रिपीट कर दो। मैं एक बारी में भी रिपीट करूंगा, ठीक है, चाहे मैं नए एग्जाम्पल से करूं। तो बाकी बच्चे चिल बैठा करो, टेंशन मत लिया करो, ठीक है। तो हर बच्चे को लिखने की जरूरत वैसे है नहीं, तुम अपनी इनसिक्योरिटी में लिख सकते हो, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं, आराम से चिल होके बैठा करो। और एक भी बच्चे ने लिख दिया है कि सर ये समझ नहीं आया, समझ लो कि वो दोबारा से बताया जाएगा, ठीक है। हाँ वो बात अलग है कि कभी कभी कमेंट मिस हो जाता है, बट मैं जब बोल दूं कि हाँ मैं बता रहा हूँ तो समझ जाएगा ना कि हाँ आप सर बता देंगे, ठीक है, टेंशन मत लिया करो आराम से बैठा करो यार, चिल, कहाँ तुम भी अपनी उंगलियों को कष्ट दे रहे हो, ये उंगलियां किसी और काम आएंगी, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं विद एन एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम हाइड्रोजन की बात करें, H2 मॉलिक्यूल, तो H2, अब देखो, लेट अस सपोज 2 हाइड्रोजन एटम्स HA and HP,
ठीक है, ठीक है, समझ गए? सो लेट अस सपोज 2H एटम्स आर देयर, ठीक है, HA एंड HB। अब क्या है कि देखो ये जो HA है, ये इसका न्यूक्लियस है A और ये इसका न्यूक्लियस है B और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। इसको ऐसे दिखाने की भी जरूरत नहीं अभी, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ईच हाइड्रोजन हैज अ 1s ऑर्बिटल। मुझे बताओ इतनी बात हर बच्चे को समझ आ गई? जैसे कार्बन में टोटल ऑर्बिटल्स कितने थे, एक 1s था, एक 2s था और 3 2p ऑर्बिटल थे जो भरे हुए थे, जहां तक भरा हुआ था। तो हाइड्रोजन में तो सिर्फ 1s होगा ना भरा हुआ, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, वो आगे की बात है। 1s होगा कि नहीं, हाँ या ना? हर हाइड्रोजन, दोनों में से दोनों हाइड्रोजन के पास एक 1s ऑर्बिटल होगा। तो एज पर एमओटी ये 1s ऑफ ए कंबाइन करेगा 1s ऑफ बी से। तो मुझे बताओ कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं टोटल, बताओ। कैसे नहीं आएगा समझ में, टेंशन क्यों लेते हो? बताओ। 2। हर बच्चे को क्लियर है? हर बच्चे को क्लियर है कि नहीं है, बताओ। हर बच्चे को क्लियर है? तो जब 1s ए 1s बी के साथ कंबाइन करेगा तो अब कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे बताओ? अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे? क्या लिखवाया था? अगर n एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, आप सबको समझ आ जाएगी वो जनरल वाली बात। अगर n एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। मतलब 2 अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं टोटल न्यूक्लियस में, एटम में, और 2 कंबाइन कर रहे हैं तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो बेसिकली 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये कंबाइन करेंगे और बनाएंगे क्या? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बताओ हाँ या ना? देख लो भाई, हाँ या ना, बताओ। इन दो में से जो एक होगा वो होगा स्टेबलाइजिंग ऑर्बिटल, और जो एक होगा वो होगा डिस्टेबलाइजिंग ऑर्बिटल। डिस्टेबलाइजिंग क्यों होगा? क्योंकि ये जो ऑर्बिटल होगा ये एनर्जी में स्टेबलाइजिंग ऑर्बिटल से हाई एनर्जी पे है। तो जो हाई एनर्जी पे होगा ऑर्बिटल वो अनस्टेबल होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा डिस्टेबलाइजिंग वाले में तो मॉलिक्यूल को रिएक्टिव बना देगा, और अगर वो स्टेबलाइजिंग में जाएगा तो रिएक्टिव तो स्टेबल बना देगा। अगर ओवरऑल बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जिसमें से बहुत सारे बॉन्डिंग और बहुत सारे एंटी बॉन्डिंग है, तो अगर तुम्हारे ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ज्यादा है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, बन जाएगा, मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएगा। लेकिन अगर ओवरऑल मॉलिक्यूल में एंटी बॉन्डिंग वाले बॉन्डिंग वालों के इक्वल आ जाए एग्जैक्ट या ज्यादा आ जाए तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है और नहीं बनता। बताओ।
बताओ। हाँ ठीक है, बड़ा लिख दूंगा अगली साइड से। बताओ, हर किसी को समझ आई ये बात? तो अब समझ आया, अगर जनरली n एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से n/2 यानी कि आधे हाई एनर्जी वाले होंगे और n/2 आधे लोअर एनर्जी वाले होंगे। जो लोअर एनर्जी वाले n/2 ऑर्बिटल्स होंगे वो स्टेबलाइजिंग ऑर्बिटल्स होंगे, और जब जब इलेक्ट्रॉन उनमें जाएगा मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देगा। और जो आधे होंगे वो हाई एनर्जी वाले, वो सौम्य रंजन, बेटा एमओटी का पहला लेक्चर है, कुछ तो दया करो मेरे पे। नहीं नहीं बनेगा यश, कुछ भी कर लो। ठीक है सूरजो, वो चीज है सिमिलर काइंड की, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अभी पता चलेगा, है सिमिलर ही। यस दिवांग। ओरिएंटेशन एंड शेप में डिफरेंस क्या है बताता हूँ धीरे धीरे। अरे तुम्हारे सारे जवाब मिल जाएंगे सवालों के भाई, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम कथा चल रही है, सुनते रहो भाई। तुम बस जितना बता रहा हूँ उतना बताओ, उतना समझ आ रहा है या नहीं। पॉसिबल क्वेश्चंस तो मैं खुद ही कवर करा दूंगा तुम्हारे, तुम टिके तो रहो। 40 मिनट हैं अभी क्लास में। ठीक है बताओ। बताओ। हाँ एन अगर ऑड होता है तो भी बताता हूं। देखो एन अगर ऑड होता है, अब इसको ऐसे समझ लो कि पहले तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से समझ लो। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से समझ लो। फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑर्बिटल्स, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ, या दोनों का समझ लो, एन ऑर्बिटल्स जहां पर एन क्या हो, इवन हो, और एन ऑर्बिटल्स जहां पर एन क्या हो, वो ऑड हो। भाई कंबाइनिंग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स टोटल ऑड भी तो हो सकते हैं ना, कुछ भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है उसमें। ठीक है अब देखो, अगर एन इवन है तो कंबाइन करता है तो सिंपल क्या होता है, n/2 स्टेबलाइजिंग ऑर्बिटल्स, या इसको अब ऐसे दिखाओ, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे दिखाओ कि अगर यहां पर n एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे समझो कि n एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं अगर, तो n/2 डिस्टेबलाइजिंग, अगले पेज से बड़ा लिखूंगा थोड़ा, यहाँ थोड़ा बनाना ज्यादा है, और n/2 स्टेबलाइजिंग। ये एनर्जी की एक्सिस है। ठीक है तो हाई जो ऊपर बना रहा हूँ हाई एनर्जी में, स्टेबलाइजिंग यानी लो एनर्जी, और ये डिस्टेबलाइजिंग वाले हाई एनर्जी में, n/2 ठीक है। लेकिन अगर यही n ऑड हो जाए, तब जब n एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो है ना एनर्जी, ये एवरेज एनर्जी है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। तो लाइक आई सेड, स्टेबलाइजिंग वालों की एनर्जी एवरेज एनर्जी वालों से नीचे, और इनसे ऊपर डिस्टेबलाइजिंग वालों की। तो एन एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर यहां कंबाइन करते हैं तो ये तो इसकी एवरेज एनर्जी हो गई, ये बना देगा n/2 डिस्टेबलाइजिंग, n/2 स्टेबलाइजिंग। अरे यार ये कट कैसे गया, ये ब्राइटनेस इतनी हल्की है ना इसकी। n/2 डिस्टेबलाइजिंग, n/2 स्टेबलाइजिंग सिमिलरली, और बीच में एक ऑर्बिटल रहेगा
ये वन ऑर्बिटल जो रहेगा, वन वन ये रहेगा, इसे बोलेंगे वन ऑर्बिटल इक्वल टू एवरेज एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी। ये एक ऐसा वन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, है ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही काउंट होगा, लेकिन ये जो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा ना, ये जो वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा एमओ, ये एवरेज एनर्जी के बराबर आएगा। हर बार हर ऑड में 11, 5 5 के 2 में तोड़ दो 1 बचेगा, ठीक है, 13, 6 6 के 2 में तोड़ दो 1 बचेगा, ठीक है। नहीं दिवांग, दोनों के टोटल मिला के, ये याद रख लेना, ये जो n है ना, ये टोटल कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों एटम्स के मिला के कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स। हम होमोडायटॉमिक्स ही पढ़ेंगे ज्यादातर, तो हम 2 ही मान के चल रहे हैं एटम्स कंबाइनिंग। बेटा मैंने एक अलग कर दिया ना, मैं मैथमेटिकली यहाँ पर फिजिबिलिटी नहीं बता रहा हूँ, मैथमेटिकल फिजिबिलिटी के लिए नहीं बता रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 11 है, अगर 11 है तो 11 में से बेसिकली आप आधे और आधे अलग कर दो, और जो एक बचेगा वो बेसिकली, हाँ तेरी बात सही है, मतलब लेकिन समझाने का तरीका कि अगर n ऑड है तो n/2, अब इसको अगर तुम्हें और सिंप्लीफाई करना है तो तुम एक काम कर दो, इसको या तो तुम अपनी मुसीबत थोड़ी सी बढ़ा लोगे बस, यहाँ पर मैथमेटिकली अगर इसको सही करना है तो मैं इसको n-1/2 कर लो n-1/2 स्टेबलाइजिंग हो जाएंगे, n-1/2 डिस्टेबलाइजिंग हो जाएंगे, और जो एक बचेगा वो एवरेज एनर्जी के बराबर वाला आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह भी होता है। अच्छा ये ऐसा भी हो सकता है कि जैसे, मतलब ये समझाने का एक तरीका है, नहीं बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन तब होगी जब एनर्जी ओवरऑल कम होगी, ठीक है, ये समझाने का तरीका है। एक और चीज है जो मैं बता देता हूँ हाथ के हाथ, कि जैसे मान लो 11 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए टोटल, तो अब 11 में एक चॉइस है कि 10+1 हो जाए, ये 10 में से 5 5 तो हाफ हाफ हो जाए और एक वाला नॉन बॉन्डिंग बन जाए। बट एक और चीज हो सकती है कि 11 में से आप इसे बेसिकली क्या कर दो, आप 11 को लिखो 8+3, तो ये भी कर सकते हो कि इस 8 में से 4 4 जो है वो बॉन्डिंग नॉन, मतलब स्टेबलाइजिंग डिस्टेबलाइजिंग बन जाए, और ये 3 नॉन बॉन्डिंग बन जाए। तो समझ रहे हो ना, ये चीजें चलती रहेंगी उसमें, लेकिन अल्टीमेटली बेसिकली जो नॉन बॉन्डिंग के अलावा है, जो नॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं, यानी कि जो नॉन बॉन्डिंग क्यों बोल रहा हूँ अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा, जो एवरेज एनर्जी के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनको हटा के जो बचेंगे उनको आधा आधा कर दो, आधे बॉन्डिंग आधे एंटी बॉन्डिंग, वो धीरे धीरे समझ जाओगे। वो श्रुति का सब चीज पता चल गई, टेंशन ना लो, फिजिकल केमिस्ट जिंदाबाद। बताओ समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ यार। तो अब हाइड्रोजन के हिसाब से तुम समझ गए ना, अब अगर मैं हाइड्रोजन के हिसाब से समझाऊं तो तुम समझ गए ना H2 की फॉर्मेशन कि 1s से 1s भी कंबाइन करेंगे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, अभी छोड़ो, एक स्टेबलाइजिंग ऑर्बिटल एक डिस्टेबलाइजिंग ऑर्बिटल बनेगा। बताओ, अब इसी को एक चीज से समझो, ग्राफिकल एंड मैथमेटिकल व्यू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। भाई LCAO अप्रोच से ही तो बन रहे हैं ना, और LCAO अप्रोच क्या है, मैथमेटिकल है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन, तो वो तो एक्साइटेड है,
एक्साइटेड क्या बोल रहा हूँ मैं, ये पीपी पीपी पी कर रहा है यार, डिस्टरबेंस हो रही है। लाइट चली गई। खैर शुरू करें भाई, बताओ यार, बीच बीच में हाँ ना बोल दिया करो भाई, तुम इस नन्ही सी जान को क्यों परेशान करते हो तुम। हाँ उषसी आएगी आएगी वो भी। अरे वो लाइट चली गई है, वो बैकअप पे चल रहा है तुम्हारा यूपीएस। तो ग्राफिकल एंड मैथमेटिकल फॉर्मेशन की बात करें तो देखो, चेंज करने का टाइम आ गया कलम को, येलो। देखो अब जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा यहीं से कि जैसे ये एटॉमिक ऑर्बिटल 1 और एटॉमिक ऑर्बिटल 2 कंबाइन करते हैं, तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल 1 और एटॉमिक ऑर्बिटल 2 कंबाइन करते हैं, यानी कि ये एक वेव फंक्शन है और ये एक इसका। अब देखो एटॉमिक ऑर्बिटल, अगेन वही बात आ गई ना, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और वो क्या है, वेव है, तो एक वेव फंक्शन होगा। तो उसको मैथमेटिकली भी वेव इक्वेशन से भी दिखा सकते हो, वेव फंक्शन से बेसिकली, और उसको ग्राफिकली एक साइनोसॉइडल कर्व से भी दिखा सकते हो। अब एटॉमिक ऑर्बिटल 1 प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल 2 कंबाइन करेंगे तो तुम मुझे बताओ अल्टीमेटली तुम्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने मिलेंगे, पहले तो यही देख लो, बताओ। हाँ हाँ भाई, लग तो वैसे ही रहा है जैसे कुछ वैसा ईसीजी टाइप और ये सब चल, ईसीजी तो नहीं, हाँ मतलब वो जो बीमार आदमी पड़ा रहता है बेड पे उसका चलता रहता है, कार्डियोग्राफी होगा। तो दो बनेंगे अल्टीमेटली, ये तो चलो सबको समझ आ गया, जिसमें से एक बॉन्डिंग होगा एक एंटी बॉन्डिंग होगा, यानी कि एक हाई एनर्जी एक लो एनर्जी का, वो तुम्हें भी पता चल गया, अब स्पॉइलर बहुत बार दे दिया। तो एटॉमिक ऑर्बिटल 1 और एटॉमिक ऑर्बिटल 2 कंबाइन करते हैं। अब देखो एक तो चलेगी हमारी थ्योरेटिकल व्यू, एक साइमल्टेनियसली मैं समझा रहा हूं तुम्हें ग्राफिकल व्यू, और एक साइमल्टेनियसली मैं तुम्हें समझा रहा हूं मैथमेटिकल व्यू। देखो थ्योरेटिकल व्यू में जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे MO1 और MO2। MO1 है स्टेबलाइजिंग और MO2 है डिस्टेबलाइजिंग। ठीक है, ग्राफिकल व्यू में यही जो स्टेबलाइजिंग है, अब ध्यान से देखना, ये जो स्टेबलाइजिंग है ये कब बनेगा, बाय कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप तो वेव्स में होता है, तो वेव्स में ग्राफिकल व्यू में जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो एक बनेगा MO1। अब इस MO1 को मैं वेव फंक्शन की फॉर्म में लिखूंगा Ψ1, या बेसिकली Ψ1 नहीं लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा चलो MO1 ही लिख लो, MO1 MO2। ये कब बनेगा, बाय कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप। ये पैरेलल पैरेलल रिलेट करके चलना भाई, MO1 सेम है ये, तो ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप अगर होगा तो मतलब कि ये स्टेबलाइजिंग ऑर्बिटल बनेगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा तो डिस्टेबलाइजिंग ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, ठीक है, मैथमेटिकली अगर ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो ये जो MO1 है ये कैसे बनेगा, ये बनेगा Ψ1 प्लस Ψ2 से। एटॉमिक ऑर्बिटल 1 का वेव फंक्शन Ψ1, मतलब
यहाँ ऊपर छोटा सा लिख रहा हूँ, बाद में स्लाइड देखोगे तो समझ आ जाएगा। वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल 1, मैथमेटिकली वेव फंक्शन कैसे लिखा, psi1, और इस एटॉमिक ऑर्बिटल 2 का वेव फंक्शन मैथमेटिकली psi2 लिख दिया। तो जो MO1 बना वो psi1 प्लस psi2 यानी कि एडिशन ऑफ द वेव फंक्शन से बना। और जो MO2 बना, जो डिस्टेबलाइजिंग बना, वो कैसे बना, psi1 माइनस psi2 यानी कि सब्ट्रैक्शन से बना। सब्सट्रैक्शन या सब्सट्रैक्शन जो भी होता है, सब्सट्रैक्शन होता है जहां तक मुझे याद है। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप का मतलब है फेज डिफरेंस 0। अबे किसी को याद है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जिस इक्वेशन, जिस वेव में, ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा यार तुमने, ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा भाई, जब तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था तो वेव जो फेज डिफरेंस होता था वो 0 हो जाता था ना। बेटा लिखूंगा बड़ा, लेकिन अभी यहाँ इंफॉर्मेशन ज्यादा देनी है इसीलिए छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 0 फेज डिफरेंस पे ओवरलैप होता था, यानी कि अगर एक ऐसा है तो दूसरा बिल्कुल इसी के जैसा ऐसा होगा। इसको इसके ऊपर रखोगे तो ये ओवरऑल एम्पलीफिकेशन आ जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सिमिलर ऑप्टिक्स वाला। ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है दोनों वेव फंक्शंस का। तो ओवरऑल इंटेंसिटी, मतलब बेसिकली ओवरऑल जो इंटेंसिटी थी वो बढ़ गई है, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप का मतलब क्या है, फेज डिफरेंस कितना होता है, चलो यही बता दो। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप में फेज डिफरेंस कितना होता है, 180। अरे 180 डिग्री ही तो होगा डिस्ट्रक्टिव ग्राफिकल व्यू के लिए। 2.0 अरे 2.0 नहीं है वो। अब वो यही तो दिक्कत है ना, इससे छोटी इरेजर ही नहीं आती तो क्या करूं मैं। ये 2 है खाली, 2 तो ऐसे लिख दिया, ठीक है। बताओ भाई 180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, पाई बेसिकली। हाँ अरे एक ही बात है वो, मैं तो तुम्हें देसी भाषा में समझा रहा हूँ ना। तो 180 डिग्री पे, तो ये क्या होगा, अगर एक फेस ऐसा है, एक वेव ऐसी है, तो जब यहां से तुम डिस्टेंस से शुरू करोगे तो इसका जो फेज डिफरेंस आएगा बिल्कुल अपोजिट आएगा, ऐसा। अच्छा, तुमने ये चीज भी पढ़ी होगी कि वेव का जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन या जो लोब होता है जिसे क्रस्ट बोलते हैं, उसको पॉजिटिव से दिखा दो। ऊपर वाले जितने उनको पॉजिटिव से दिखा दो कि ये भाई एक्स एक्सिस के ऊपर है 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में। और मैथमेटिकली जो नीचे वाले उनको नेगेटिव दिखा दो। तो जब प्लस प्लस से मिलेगा और माइनस माइनस से मिलेगा, यानी कि प्लस कंबाइंस विद प्लस, प्लस प्लस के ऊपर आ रहा है, माइनस माइनस के ऊपर आ रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो रहा है उससे। यानी कि और वो कब होगा, जब मैथमेटिकली इनके वेव फंक्शन ऐड हो जाएंगे। ग्राफिकली ये ऐसे कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप करेंगे और मैथमेटिकली यानी कि वो ऐड हो रहे हैं। दोनों का सेम इंटरप्रिटेशन आएगा थ्योरेटिकली कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा वो स्टेबलाइजिंग बनेगा। भैया 12 में, हाँ रे ऑप्टिक्स, अच्छा 12 अबे तो तुम तो ड्रॉपर हो। मैंने 11th बोल दिया था क्या, बताओ। अरे यार बताओ ना, समझ आया क्या? और ये वाला जो बनेगा, अब ये तो खत्म खत्म हो जाएगा ना, ये तो खत्म हो जाएगा ना, जीरो एम्पलीफिकेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं बेसिकली। हाँ वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स नहीं, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ठीक है। बताओ, जीरो एम्पलीट्यूड, जीरो एम्पलीट्यूड मतलब जीरो प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी अब तुम समझ ही गए किसकी, फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। और यहां पर क्या है, 1 प्रोबेबिलिटी टोटल। यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा, एंटी बॉन्डिंग है तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अगर वहां जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिया तो मॉलिक्यूल कहेगा भाई मैं तो चला, बॉन्ड तोड़ देगा, रिएक्टिव हो जाएगा, खत्म बात। आ रहा है मजा, बताओ भाई। एमओटी में मजा आ रहा है, समझ आ रही चीजें, बोलिए।
तो ये वाला डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बन गया, ये ग्राफ ही खत्म हो गया एक तरीके से, ठीक है। साई स्क्वायर पे ज्यादा होता था ना प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ज्यादा नहीं बेटा, साई स्क्वायर पे ही निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ एक्चुअल में, मैं उस मैथमेटिकल डिटेल में जा ही नहीं रहा, बट एक्चुअली तो तुम्हें पता ही है ना, क्वांटम मैकेनिकली साई स्क्वायर का ही सिग्निफिकेंस है, वही बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट सिमिलर वे में। वेव तो इलेक्ट्रॉन में होती है ना, यहाँ तो ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। अरे यार आद्या, बेटा ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो है। मैंने उस दिन भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो भी पाथ फॉलो करता है मोशन में अपने, उस पूरे मोशन के उसके 3 डायमेंशनल पाथ को आपने बस ट्रेस करके एक कमरा बना दिया, उस कमरे का शेप अगर ऐसा डंबल टाइप आया, आपने कह दिया इस कमरे का नाम पी ऑर्बिटल, तो है तो इलेक्ट्रॉन ही ना, एक तरह से पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो है, खाली है तो कमरा, और अगर भर गया तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सर व्हाट्स हैपनिंग इन द स्टेबलाइजिंग बॉन्डिंग इन डिस्टेबलाइजिंग ऑर्बिटल फिजिकली, फिजिकली क्या हो रहा है वो तो तुम्हें तब समझ आएगा बेटा जब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे। यस विनायक, नहीं डिस्ट्रक्टिव में ग्राफ तब तक नहीं होगा जब तक फेज डिफरेंस 180 आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हुआ है, यानी कि माइनस, देखो जब 180 डिग्री पे तुम माइनस करोगे शाई ए माइनस शाई बी, देखो तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल वेव फंक्शन जीरो हो जाएगा, तो मैंने उसका ग्राफ बनाया। अगर फेज डिफरेंस पूरा 180 नहीं है, ये देख लो भाई, ये बहुत अच्छी चीज है। कई बार क्या होता है कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसका वेव फंक्शन ऐसा है, और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका वेव फंक्शन कुछ ऐसा है, तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे ओवरलैप मिल रहा है ना प्लस प्लस का, समझ रहे हो एक तरह से। तो जब ऐसा पार्शियल ओवरलैपिंग वाली सिचुएशन आती है ना, तो ओवरऑल एक्सटेंड देखा जाता है कि ओवरऑल बॉन्डिंग का एक्सटेंड ज्यादा आ रहा है या एंटी बॉन्डिंग का ज्यादा आ रहा है। अगर बॉन्डिंग का ज्यादा आ रहा है तो फिर आप ये बोलोगे कि उसमें बेसिकली जो, देखो अगर ओवरऑल बॉन्डिंग का ज्यादा आ रहा है तो दोनों के मैच होने से ओवरऑल एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और अगर ओवरऑल एंटी बॉन्डिंग का ज्यादा आ रहा है तो दोनों के मैच होने से ओवरऑल एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। लेकिन वो जीरो तब होगा जब एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के वेव फंक्शंस, और वो तब होगा जब फेज डिफरेंस 180 होगा, और तब बनेगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एग्जैक्ट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, समझ गए। पार्शियली एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी आएंगे, कार्बोनिल वगैरह में आते हैं, बट उसकी बात नहीं कर रहे अभी, हम मान के चल रहे हैं प्योर एंटी बॉन्डिंग, प्योर डिस्टेबलाइजिंग ऑर्बिटल। भैया वो साई स्क्वायर वाला श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आता है, हाँ बेटा बिल्कुल। मैथमेटिकल व्यू में क्या कहा जा रहा है प्लीज रिपीट। बेटा मैथमेटिकल व्यू में ये बोला जा, देखो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। हाँ 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 संजय, प्लस और देखो ना, जब तुम इसको इसके ऊपर रखोगे तो प्लस के ठीक नीचे माइनस आ जाएगा, वो कैंसिल कर देंगे। इधर माइनस के ठीक नीचे प्लस ऊपर प्लस आ जाएगा, वो कैंसिल कर देंगे। इधर जब रखोगे इसको इसके ऊपर, प्लस के ऊपर प्लस, माइनस के ऊपर माइनस, यानी कि इधर भी ओवरलैप उधर भी ओवरलैप। तो मैं अब देखो ध्यान से, ग्राफ इज देयर बट इट वोंट मेक अ बिग डिफरेंस बिकॉज इट इज स्मॉल राइट। वो तब श्री, यू आर राइट, बट वो तब होगा बेटा जब एग्जैक्टली फेज डिफरेंस 180 ना हो और एम्पलीट्यूड दोनों का बराबर हो। वो चीजें उसमें ज्यादा मत जाओ, अभी फिलहाल तुम ये समझो। देखो मैं तुम्हें कहानी बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, एग्जैक्ट पोजीशन बताई नहीं जा सकती, ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन बताई नहीं जा सकती। हाँ बेटा फिलहाल यश यहाँ पे साई 1 साई 2 के बराबर मान के चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों होमोडायटोमिक की बात चल रही है ना, यहाँ पे हम होमोडायटोमिक्स पढ़ रहे हैं अभी बेसिकली, यानी कि सिमिलर एटम्स हैं, तो उनका शाई 1 भी बराबर, शाई 1 शाई 2 बराबर है उसमें एक तरह से, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन तो बताई नहीं जा सकती, तो उसका एक प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी कैसे लेते हैं, एक वॉल्यूम जो वो ट्रेस करता है बेसिकली, उस वॉल्यूम की शेप निकाल ली हमने, जैसे एस ऑर्बिटल आ गया, ठीक है। वो एस ऑर्बिटल का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं उस पूरे वॉल्यूम को इंटीग्रेट कर दूं तो पक्का इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यानी कि अगर उस पूरे वॉल्यूम के ओवरऑल इंटीग्रेशन की प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो 1 आएगी, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो इसीलिए
जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल 1 प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल 2, इसका मतलब है कि आपका एक 1s सपोज 1s के साथ मैच कर रहा है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर 1s के प्लस प्लस वाले लोब्स कंबाइन कर जाते हैं या माइनस माइनस यानी कि सेम साइन वाले कंबाइन करते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और अगर प्लस माइनस या माइनस प्लस कंबाइन करते हैं तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। यही सेम चीज जो मैंने अब प्लस 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 माइनस दिखाई है वो अभी थोड़ी देर में मैं ऐसे दिखाऊंगा कि 1s ऑर्बिटल प्लस वाला और ये 1s ऑर्बिटल प्लस वाला आपस में कंबाइन कर रहे हैं। तो तुम ये समझना, तब बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया ये चार्ज है क्या? अभी चार्ज नहीं है, ये यही प्लस माइनस की बात हो रही है। प्लस प्लस का मतलब है कि 1s के वेव फंक्शन में प्लस वाला प्लस के साथ और माइनस अगर होगा तो माइनस माइनस के साथ मैच कर रहा होगा इसका मतलब। और जैसे p ऑर्बिटल का ओवरलैप दिखाएंगे ऐसे, तो सपोज ये प्लस माइनस दिखा रहा हूं तो इसका मतलब है कि इस पॉसिबिलिटी में जब प्लस के ऊपर माइनस चढ़ेगा तो एंटी बॉन्डिंग वाला केस बनेगा, और अगर प्लस के ऊपर प्लस चढ़ेगा या माइनस के ऊपर माइनस चढ़ेगा तो बॉन्डिंग वाला पॉसिबिलिटी बनेगा। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो इंडिविजुअल पॉसिबिलिटीज को पढ़ेंगे। अभी हमने जनरल ऑल पॉसिबिलिटीज दिखाई है कि जब दो एटम्स कंबाइन करते हैं तो ये सब होता है। इसमें से एग्जैक्ट क्या क्या में क्या क्या चीजें हैं वो हम आगे बांट बांट के पढ़ेंगे। सर प्लस एंड माइनस मींस ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आपके वेव्स, बेसिकली आपके वेव्स का एक तरह से वेव्स का ओरिएंटेशन समझ लो, फेज डिफरेंस समझ लो। अगर प्लस प्लस मिलेंगे तो डबल प्लस, अरे नहीं अनुपम, प्लस प्लस का मतलब है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, माइनस माइनस का मतलब है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, प्लस माइनस का मतलब है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। समझ गए? जीरो ओवरलैपिंग तब होगी बेटा जब, वो दो केस में हो सकती है, मैं बताऊंगा अभी। एक तो मैंने बता दी, जब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो जाएगा इक्वल एम्पलीट्यूड्स के साइज का, सपोज ये प्लस प्लस है, यहाँ तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप नहीं होगा। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप में जीरो एम्पलीट्यूड कब होगा? जब ये प्लस और इसी के नीचे एक ये कंबाइन करेगा जिसके ऊपर ये ऐसा आ जाएगा, तो प्लस माइनस ये इसको पेल देगा और ये माइनस प्लस इसको पेल देगा, खत्म। मतलब उल्टा, इधर प्लस आएगा। ठीक है, समझ गए भाई? बताओ यार, कुछ तो समझ आया होगा। मैथमेटिकल में से क्या है बेटा? मैथमेटिकल से तो, अरे यार भाई, ट्वेल्थ में जब तू पढ़ेगा ना, वो पढ़ेगा ना वेव ऑप्टिक्स, जब तू पढ़ेगा तो तू समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। थोड़ा सा धीरज रख, उसको मार गोली मैथमेटिकल वाले को अगर तेरे को नहीं समझ आ रहा। लेकिन जब तू वेव ऑप्टिक्स पढ़ेगा ना पक्का मुझे याद करेगा कि अच्छा सर ये बोल रहे थे। हर वेव को जो ग्राफिकली दिखाई जा रही है उसको मैथमेटिकली भी दिखाया जा सकता है ना। तो ग्राफिकली अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऐसे दिखा रहा हूँ कि प्लस के ऊपर प्लस वाला माइनस के ऊपर माइनस वाला लगा दिया और ओवरऑल एम्पलीट्यूड बढ़ गया, तो मैथमेटिकली कैसे दिखाऊंगा? ये शाई 1 वेव फंक्शन मान लेंगे, ये शाई 2 वेव फंक्शन मान लेंगे, इनको ऐड कर देंगे तभी तो ओवरऑल वेव फंक्शन बढ़ेगा ना, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा ना, ऐड करूंगा जब, तो वो मैथमेटिकली हो गया। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? बोलो भाई। आई थिंक जीरो ओवरलैपिंग कभी नहीं होगी क्योंकि सभी चीजों का एक वेव फॉर्म भी होता है ऑलवेज। अरे शिवांशु, ऐसा नहीं होता बेटा, धीरे धीरे समझोगे। अभी 11th 12th में हो, बहुत पढ़ना है अभी, टेंशन मत लो। बताओ यार, बोलो यार, बोलो भाई। भैया एनर्जी किसकी हाई होती है? एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग। बेटा बॉन्डिंग की एनर्जी लो होती है क्योंकि वो स्टेबल होता है। अब आ जाओ फिर एग्जाम्पल ऑफ अ सी सी बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर मैं एक सी सी कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करूं एज पर वीबीटी, ओ एज पर एमओटी, यस 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 उषसी, बिल्कुल। तो अब देखो, जैसे एक कार्बन है C1, इसके पास एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं बेटा? 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz, ये डिजेनरेटेड है। ऐसे ही C2 है 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz,
बताओ। और कार्बन है तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये तो पूरा ही रहता है और उसके अलावा ये पूरा रहता है और यहाँ 2 होते हैं। ये होता नहीं होता, पहले मुझे इतना बताओ, वीबीटी से इतना तो मिल गया ना तुम्हें। बताओ भाई। अनुपम बेटा, जो तू बात कर रहा है वो C2 की बात कर रहा है, C2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, मैं C2 मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा। वो तू सही बोल रहा है, उसमें दोनों पाई होते हैं, लेकिन मैं CC आइसोलेटेड बॉन्ड की बात कर रहा हूं, मैं C2 की बात नहीं कर रहा। इट इज नॉट C2। ये आइसोलेटेड सीसी बॉन्ड है, बस वो समझाने के लिए समझो थोड़ा सा। जैसे एच बॉन्ड था, वो H2 मॉलिक्यूल बना रहा था साइमल्टेनियसली, तो वो दोनों के लिए था। लेकिन सीसी बॉन्ड का मतलब C2 मॉलिक्यूल नहीं होता। C2 मॉलिक्यूल में आपस में 3 बॉन्ड बनते हैं और एक एक लोन पेयर पड़ा रहता है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से शेयर हो जाता है या वो आयनिकली रहता है, जो भी है। लेकिन सीसी आइसोलेटेड बॉन्ड की बात कर रहा हूं। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास ये है। अब एमओ एस पर एमओटी जो होगा ना, एस पर एमओटी, जिसे बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम या एनर्जी प्रोफाइल नहीं, एनर्जी लेवल डायग्राम, वो कैसा कुछ बनेगा देखो। ये एनर्जी है, इधर भी एनर्जी है ऑब्वियसली। यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल 1 आएगा, यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल 2 आएगा, मतलब कि बेसिकली एटम 1 एटम 2 लिख लो, मतलब बेसिकली यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, कार्बन 1 और इधर आ गया कार्बन 2। तो देखो अब दोनों कार्बन है यार, कॉमन सेंस की बात है। अगर कार्बन कार्बन है, CaC भी कर दूं, ले CaC भी कर दिया, जो तुम बोलो, CaCb, CaAC भी कर लो, ठीक है। तो अब देखो, कार्बन का 1s सबसे लो एनर्जी पे होगा कि नहीं होगा। अब अगर इसमें तुम्हें डाउट है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। फिर कार्बन का 1s ऑर्बिटल लो एनर्जी में होगा कि नहीं होगा सबसे, एज कंपेयर टू 2s 2p। नहीं कर सकते ना प्रैक्टिकली और फिजिकली बेटा, इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ना। अरे ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट ही हाइपोथेटिकल है, तो तुम क्या करोगे, वो छोड़ो, तुम थ्योरेटिकली करके अपना एग्जाम पास कर लो। ये सोचते रहना नाइजर आइजर में जाओगे जब। 1s की एनर्जी बराबर, फिर 2s ऑर्बिटल आएगा जिसकी एनर्जी 1s से ज्यादा होगी और 2s दोनों के पास होगा, फिर 2p के 3 ऑर्बिटल आएंगे। आएंगे, आएंगे ना। क्या बताया था, क्या बताया था कि जब कंबाइन करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल तो सब कंबाइन करते हैं, चाहे वो कोर वाले हो या वो वैलेंस हो। यहाँ पर 2s और 2p जो है वो वैलेंस है, यहाँ पर 2s और 2p वैलेंस है, ठीक है। और यहाँ पर जो 1s है वो कोर है। तो क्या था पहला पॉइंट, सब कंबाइन करेंगे। दूसरा वो कंबाइन करेंगे जिनकी एनर्जी आपस में कंपेरेबल होगी और शेप आपस में सिमेट्री, मतलब शेप कंपेरे ज्योमेट्री फिजिबल होगी। तो ज्योमेट्री छोड़ दो अभी, वो मेरे पे छोड़ दो। अगर मैं कंबाइन कर रहा हूं तो मतलब उनकी ज्योमेट्री फिजिबल है आपस में कॉम्बिनेशन के लिए। फिलहाल एनर्जी देखो, तो 1s से कंबाइन करेगा, हाँ या ना, बताओ। कैसे नहीं आएगा तुम्हें हेमोडायग्राम समझ, कैसे नहीं आएगा अभी देखो। O2 N2 F2, ये तो तुम्हें बच्चों का खेल लगेगा। बोलो भाई। तो 1s के साथ अब तुम मुझे बता दो, जब 1s के साथ कंबाइन करेगा तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और उनमें से कितने एवरेज एनर्जी, एवरेज एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ऊपर होंगे और कितने नीचे, तुम ही बता दो। बोलो भाई। शाबाश शाबाश, अब तुम्हारी बारी है बस।
मेरा तो हो गया। टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे 2, जिसमें से एक की एनर्जी होगी कम और एक की एनर्जी होगी ज्यादा। तो टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2, जिसमें से एक की एवरेज एनर्जी से ऊपर और एक की एवरेज एनर्जी से नीचे। ऐसे ही 2s कंबाइन करेंगे तो 2 ऑर्बिटल बनाएंगे, एक की एवरेज एनर्जी से नीचे, एक की एवरेज एनर्जी से ऊपर। अब ये बताओ, जब 2p कंबाइन करेंगे पूरे टोटल 2p तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टोटल बनेंगे? हाँ अनुपम, बिल्कुल। बट उसके चक्कर में अभी नहीं पड़ेंगे, सिग्मा सिग्मा स्टार समझाने के लिए थोड़ा सा एक जो ऑर्बिटल वाली पिक्चर है वो दिखानी पड़ेगी बेटा, तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। 6 बनेंगे, शाबाश। 3 है टोटल, 6 ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसमें से 3 जो है वो ऊपर होंगे और 3 नीचे होंगे। अब ये बात अलग है कि उन 3 में देखो, 3 जो ऑर्बिटल ऊपर होंगे और जो 3 ऑर्बिटल नीचे होंगे, उनमें भी फर्दर ओरिएंटेशन होती है ऑर्बिटल्स की, डीजेनरेसी खत्म हो जाती है, वो आगे की बात है। लेकिन फिलहाल तुम ये मान लो 3 ऑर्बिटल यहाँ आएंगे, ऑब्वियसली अलग अलग एनर्जी पे हैं, इसलिए मैं उनको वैसे नहीं दिखा रहा, ठीक है, और 3 ऑर्बिटल यहाँ आएंगे, ठीक है। और अगर इनमें से कोई ऐसा रहा जो कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो वो 1 या 2 वो यहाँ आ जाएंगे नॉन बॉन्डिंग में, वो कोई टेंशन नहीं है, वो चलता रहेगा। इन 3 में से अक्सर बहुत सारे, इन 3 6 मतलब ये जो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जरूरी नहीं है 6 के 6 कंबाइन करें, इनमें से हो सकता है कुछ कंबाइन तो करें बट वो एवरेज पे ही पड़े रहे, मतलब कि वो नॉन या कंबाइन ना करें बेसिकली, मतलब वो कहाँ चले जाएं, वो एज ही लोन पेयर की फॉर्म में पड़े रहे, नॉन रिएक्टिव, तो वो मैंने बताया नॉन बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज चलती है, वो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिलहाल तुम्हें इतना पता है, जनरली 2p कंबाइन करेंगे, 3 ऑर्बिटल स्टेबलाइजिंग, 3 डिस्टेबलाइजिंग। तो अब यहां पर देखो, समझने वाली बात क्या है कि जब तुम इलेक्ट्रॉन भरोगे, इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन बताना जरा, सी बताओ जल्दी, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बेटा ऑड नंबर का ऐसा होता नहीं है, लेकिन समझा दूंगा, आगे बता दूंगा। तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन है 12, 6 एक कार्बन के, 6 दूसरे कार्बन के, ठीक है, 12। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो फिलिंग होती है ना, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन एमओ ऑल्सो फॉलोज सिमिलर रूल्स जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल के फॉलो करते थे। पहला ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, की जो लोएस्ट एनर्जी में है वो पहले फिल्ड होगा, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल्ड फर्स्ट। और दूसरा हुन्स रूल के पेयरिंग when each degenerated orbital is singly occupied। अबे याद है कि नहीं, जब तक p ऑर्बिटल आधा नहीं बढ़ जाता था तब तक पेयरिंग नहीं कराते थे, क्योंकि p के 3 वो डिजेनरेटेड होते थे वहां पर। ऐसे ही यहाँ पर जहां पर डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स अगर आ गए, तो वहां पर फिर क्या होगा, वहां पर पहले वो हाफ फिल्ड होंगे, फिर पेयरिंग होगी उनमें, ठीक है। ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड। तो ये 2 याद रखना बस। अब जैसे 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं यहाँ पे, तो यहाँ तो देखो ये है ही, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में भरे थे वैसे ही भर दो, सॉरी ज्यादा भर दिया, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में भरे थे भर दो, ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना। लेकिन यहां कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वां 10वां यहाँ कहीं आ जाएगा, और शायद 11वां। अब देखो, क्योंकि यहाँ 3 ऑर्बिटल है तो टोटल कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है, तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है यहीं आ जाए, ठीक है। तो वो चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी तुम्हें। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग तुम्हें समझ में आ गई होगी, आइडिया दिया है मैंने बस, अभी रूल्स यही फॉलो होंगे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में। जब तक अभी मैं वो नहीं बता देता पाई और सिग्मा, पाई स्टार और सिग्मा स्टार, तब तक इसको यहीं पे रोक दो। अब मुझे बताओ
थोड़ा बहुत समझ आ रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का? बताओ, पहला क्लास था, कैसा रहा? भैया अफवाह मतलब बिल्डिंग होता है। हाँ बेटा, कुछ ऐसा ही होता है। गुड 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 गुड। कोई बात नहीं अक्षत, वो थोड़ी बहुत चीजें जो समझ नहीं आई है वो धीरे धीरे टाइम के साथ आ जाएंगी, वो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चलो अब कल की क्लास में और मजा आएगा, देखना। ठीक है, चलो यार, ठीक है फिर, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सावधान रहो, सतर्क रहो, जय हिंद, जय भारत, अच्छे से पढ़ो, बाय बाय।